कौन सा युग्म संगत है? साहित्य लहरी, पद्माकर, लोकायतन, निराला, एक कंठ, बिस्फाई, नागार्जुन, बैरागी, संदीपनी, तुलसीदास। तो इसमें से बैरागी, संदीपनी, तुलसीदास जो है संगत विकल्प है। देखिए, साहित्य लहरी की बात करें तो सूरदास रचनाकार हैं और ये काव्य ग्रंथ है 1550 ईस्वी। लोकायतन की बात करें तो सुमित्रानंदन पंत रचनाकार और महाकाव्य है। एक कंठ बिस्फाई की बात करें, महाकाव्य है और 1964 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है। एक कंठ बिस्फाई की बात करें तो दुष्यंत कुमार नाट्य गीत ही है और 1963 ईस्वी में एक खंड बिस्फाई प्रकाशन वर्ष। और बैरागी संदीपनी की बात करें तुलसीदास काव्य ग्रंथ है 1569 से 70 ईस्वी। और पद्माभरण पद्माकर की है और ये 1810 ईस्वी में रीति ग्रंथ है। भस्मांकुर की बात करें तो ये नागार्जुन की रचना है और खंड काव्य है 1971 ईस्वी। अनामिका निराला की काव्य संग्रह 1930 ईस्वी। इन सिद्धांतों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए तो उत्पत्तिवाद अभिनवगुप्त, अनुमितिवाद भट्टनायक, अव्यक्तिवाद भट्ट लोलट और भुक्तिवाद विश्वनाथ शंकुक। तो उत्पत्तिवाद आरोपवाद भट्ट लोलट है और दर्शन क्या है? मीमांसा है। अनुमितिवाद के शंकुक आचार्य हैं और न्याय दर्शन है। अव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त आचार्य हैं और शैव दर्शन है। भुक्तिवाद भोगवाद भट्टनायक आचार्य हैं और ये दर्शन कौन सा है? सांख्य है। इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो कुमार राशों की बात करें तो चंद्रबरदाई, परमाल राशो, अब्दुल रहमान, बीसल देव राशो, दलपति विजय और पृथ्वी राज राशो, नरपतिनाल और जगनिक। तो कौन सा सही है? तो कुमार राशों की बात करें तो दलपति विजय जो है रचनाकार हैं, 9वीं शताब्दी प्रकाशन वर्ष। परमाल राशो आलखंड जगनिक की रचना है 1230 ईस्वी। बीसल देव राशो नरपतिनाल की रचना है बीसल देव राशो और 1212 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। पृथ्वी राज राशो जो है चंद्रबरदाई की रचना है 1192 ईस्वी। संदेश राशक जो है अब्दुल रहमान की रचना है 12 से 13 शताब्दी। नोट क्या है कि संदेश राशक देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखा गया पहला धर्मेंतर राजग्रंथ है। यह एक खंड काव्य है। तो नोट क्या है कि संदेश राशक देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखा गया पहला धर्मेंतर राजग्रंथ है। यह एक क्या है? खंड काव्य है। 34वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो 34वां क्वेश्चन सुमेलित करना है कि राजश्री, प्रभाकर श्रोत्रिय, यमगाथा, लक्ष्मी नारायण लाल, राम की लड़ाई, जयशंकर प्रसाद, सच कहो तो, स्वदेश दीपक, साच कहो तो, स्वदेश दीपक, दूधनाथ सिंह। तो राजश्री जो है प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी और इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं राजश्री के और ये नाटक है। यमगाथा दूधनाथ सिंह 2000 ईस्वी नाटक। राम की लड़ाई लक्ष्मी नारायण लाल 1969 ईस्वी नाटक। साच कहूँ तो प्रभाकर श्रोत्रिय का 1993 ईस्वी नाटक। कोर्ट मार्शल किसका है? स्वदेश दीपक नाटक 1991 ईस्वी। 35 सुमेलित कीजिए तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल, नानक देव, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, कबीर, अब लो नशानी अब ना नशा हो, सूरदास, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, तुलसीदास, मीराबाई। तो देखिए, बसो मेरे नैनन में नंदलाल पंक्तिकार कौन है? तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल मीराबाई की पंक्ति है। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो तो सूरदास की पंक्ति। अब लो नशानी अब ना नशई हो, तुलसीदास की पंक्ति। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, कबीरदास की पंक्ति है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके। तो ये नानक देव की जो पंक्ति है। सुमेलित कीजिए तो स्वर ध्वनिया का खा गा घा अंगा, तालव्य ध्वनिया खा था फा भा, अल्प प्राण ध्वनिया का था पाटा और महाप्राण ध्वनिया अंग आह ए ओ चा छा जा झा। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से डी सही है। देखिए, स्वर ध्वनिया अंग आह ए ओ है, स्वर ध्वनिया है अंग आह ए ओ, तालव्य ध्वनिया चा छा जा झा, अल्प प्राण ध्वनिया का था पाटा, महाप्राण है खा था फा भा और कंठ ध्वनिया का खा गा गा अंगा। और नोट क्या है कि घोष सघोष ध्वनिया समस्त स्वर वर्ग का 3 4 5 वर्ण जो है तथा यार अलावा हा ध्वनिया आती हैं।
सुमेलित करना है। क्रोचे का व्यंजनावाद, आइए रिचर्ड्स का कल्पना, कोलरिज का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, एलियट का संप्रेषण सिद्धांत, उदात्त तत्व। तो बी सही है। देखिए, व्यंजनावाद का सिद्धांत क्रोचे का है, संप्रेषण का सिद्धांत आइए रिचर्ड्स का है, कल्पना का सिद्धांत कॉलरिज का है, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत एलियट का है, उदात्त तत्वों का सिद्धांत किसका है, लॉन्जाइनस का है। इनमें से कौन सा उदाहरण रचना और रचनाकार के संबंध से संगत है? तो संत हृदय नवनीत समाना रसलेन का है, काहरे नलनी तू कुमलानी बिहारी का है, अमी हलाल मद भरे तुलसी का है, मेरी भव बाधारो कबीर या सूरदास का। तो संत हृदय नवनीत समाना ये सही है इसमें से। और संत हृदय नवनीत समाना किसका है? तुलसीदास की है। काहे री नलनी तू कुमलानी ये कबीर की जो है पंक्ति है। और संत हृदय नवनीत समाना तुलसीदास की पंक्ति। अमी हलाहल मद भरे ये रसलेन की पंक्ति है। मेरी भव बाधारो राधा नागर सोई बिहारी की पंक्ति है। देख री हरि के चंचल नयन खंजन मीन मृंगज चपलाई नहीं पटतर एक सैन। तो ये सूरदास की पंक्ति है। 38 क्वेश्चन हो गया। अब 38 के बाद कौन सा है? 39 क्वेश्चन है। इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। तो ब्रजभाषा छपरा, भोजपुरी, सुल्तानपुर, मैथिली, बरेली, अवधी, अलीगढ़, दरभंगा। तो ब्रजभाषा में अलीगढ़ आता है बोली क्षेत्र, और भोजपुरी में छपरा आता है, मैथिली में दरभंगा, अवधी में सुल्तानपुर, ब्रजभाषा में बरेली। इन आचार्यों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। चिंतामणि, नाक्षिक वर्णन, मतिराम जो है काव्य निर्णय, केशव कविकुल, कल्पद्रुम केशव जो है मतिराम क्या है? काव्य निर्णय, केशव कविकुल, कल्पद्रुम, भिखारीदास काव्य कल्पद्रुम, ललित ललाम। तो कविकुल कल्पद्रुम के रचनाकार कौन है? काव्यकार चिंतामणि है, 1650 ईस्वी। ललित ललाम के मतिराम है, 1661 से 64 ईस्वी। नाक्षिक वर्णन के केशवदास रचनाकार काव्यकार हैं, और काव्य निर्णय के 1746 ईस्वी भिखारीदास काव्यकार हैं। अगला क्या है कि ध्यानपूर्वक निम्नलिखित गद्य अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को दिए गए बहुविकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो कविता विश्व का क्या है? अंतरतम संगीत है। कविता क्या है? विश्व का अंतरतम संगीत है। उसके आनंद का रोमहास है, उसमें हमारी सूक्ष्मतम दृष्टि का मर्म प्रकाश है। जिस प्रकार कविता में भावों का अंतरस्थ हत स्पंदन अधिक गंभीर, परिस्फुट तथा परिपक्व रहता है, उसी प्रकार छंदबद्ध भाषा में भी राग का प्रभाव, उसकी शक्ति अधिक जागृत, प्रबल और परिपूर्ण रहती है। राग ध्वनि लोक की कल्पना है। जो कार्य भाव जगत में कल्पना करती है, वही कार्य शब्द जगत में राग, दोनों अभिन्न है। यदि किसी भाषा के छंदों में भारतीय के प्राणों में शक्ति तथा स्फूर्ति संचार करने वाले उसके संगत को अपनी उन्मुक्त झंकारों के पंखों में उड़ने के लिए प्रशस्त क्षेत्र तथा विशाल कोश न मिलता हो, वह पिंजरबद्ध कीर की तरह छंद के अस्वाभाविक बंधनों से कुंठित हो, उड़ने की चेष्टा में छटपटाकर गिर पड़ता हो, तो उसे भाषा में छंदबद्ध काव्य का प्रयोजन ही क्या। प्रत्येक भाषा के छंद उसके उच्चारण संगीत के अनुकूल होने चाहिए। जिस प्रकार पतंग डोर के लघु गुरु संकेतों की सहायता से और भी ऊंची ऊंची उड़ती जाती हैं, उसी प्रकार कविता का राग भी छंद के इंगितों से दृप्त तथा प्रभावित होकर अपनी ही उन्मुक्ति में अनंत की ओर अग्रसर होता है। हमारे साधारण वार्तालाप में भाषा संगीत को जो यथेष्ट क्षेत्र नहीं प्राप्त होता है, उसी की पूर्ति के लिए काव्य में छंदों का प्रादुर्भाव हुआ है। कविता में भावों के प्रगाढ़ संगीत के साथ भाषा का संगीत भी पूर्ण स्फुट होना चाहिए, तभी दोनों में संतुलन रह सकता है। 41 नंबर है कि कविता का राग छंद तृप्त होता है, यह कथन भ्रामक है, यह कथन गलत है, यह कथन सही है, यह कथन अस्पष्ट है। तो सी सही है, यह कथन सही है कि कविता का राग जो है विश्व का अंतरतम संगीत है। कविता आनंद का रोमहर्ष तथा सूक्ष्मतम दृष्टि का मर्म प्रकाश है। जिस प्रकार कविता में भावों का अंतरस्थ हत स्पंदन अधिक गंभीर परिस्फुट तथा परिपक्व रहता है, उसी प्रकार छंदबद्ध भाषा से कविता का राग छंद तृप्त होता है। कविता में छंदों का अस्वाभाविक बंधन क्या है? तो सी सही है, अनुचित है। कविता पिंजरबद्ध कीर की तरह छंद के अस्वाभाविक बंधनों से बंधा
कुंठित और होता है, जिससे कविता स्वच्छंद वातावरण में अपना विकास नहीं कर पाती। यह सर्वथा अनुचित है। राग और कल्पना में क्या संबंध है? तो परस्पर पूरक है। राग और कल्पना एक दूसरे के परस्पर पूरक हैं। कविता के राग का प्रभाव शक्ति जागृत प्रबल तथा परिपूर्ण होती है तथा राग ध्वनि लोक की कल्पना तथा कार्यभाव जगत में कल्पना करती है। छंद के इंगित में कविता का राग क्या है स्पष्ट होता है। कविता का राग छंदों के इंगितों से दृप्त तथा प्रभावित होकर अपनी उन्मुक्ति में अनंत की ओर अग्रसर स्पष्ट होता है। भाषा का संगीत किसका उपकारक है? तो सी सही है, छंद का। कविता में भावों के प्रगाढ़ संगीत तथा भाषा के संगीत का पूर्ण परिपुष्ट होना छंदों का उपकारक होना चाहिए। कथोपकथन है इसमें। देखिए, दी गई स्थापनाओं, असर्शन और रीजन को ध्यानपूर्वक पढ़कर बहुविकल्पीय उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करें। तो पहला नंबर है ए है कि भक्तिकालीन हिंदी कविता जो है लोकमंगल के प्रति समर्पित है। तर्क क्या है कि लोकहित भक्ति भावना का मुख्य उद्देश्य है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? 46 क्वेश्चन है। तो इसमें बी सही है कि ए और आर दोनों सही है। भक्तिकाल मुख्यतः दो भागों में बटा है, पूर्व भक्तिकाल तथा उत्तर भक्तिकाल। मध्यकाल भक्तिकालीन काव्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? लोक कल्याण एवं सामान्य जनमानस के हित के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। भक्तिकाल की कविताएं लोक मंगल के प्रति समर्पित थी। भक्तिकाल में काव्य परंपरा की 3 शाखाएं सगुण भक्ति काव्य परंपरा, निर्गुण भक्ति काव्य परंपरा तथा सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा प्रचलित थी। 47 क्वेश्चन है कि वियोगी होगा पहला के भी आह से उपजा होगा गान। वियोगी होगा पहला के भी आह से उपजा होगा गान। उमड़ कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। कविता की मूल प्रेरणा वेदना है। तो इसमें बी सही है, ए गलत है और आर सही है। वियोगी होगा पहला कभी आह से उपजा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। उपयुक्त पंक्ति जो है आधुनिक काल के प्रमुख छायावादी तथा प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की ये जो है पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय युगीन हिंदी कविता राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित है। सभी कवि जो है राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे। तो ये सही है, ए और आर दोनों सही। भारतीय युग में हिंदी कविता नाटक उपन्यास आदि सभी विधाएं जो है राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित थी तथा सभी भारतीय युगीन कवियों में देशभक्ति की भावना थी जो उनकी रचनाओं में परिलक्षित होती है। लेकिन भारतीय युग के सभी कवि जो है राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल नहीं थे। 49 क्वेश्चन है कि हिंदी के सभी नए कवि अस्तित्ववादी हैं। तर्क आ रहा है कि हिंदी की नई कविता में एक ही भावधारा उपलब्ध है। तो सी सही है, ए और आर दोनों सही है। आधुनिक काल के कवियों ने हिंदी में अस्तित्ववाद कुछ कवियों ने ही अपनाया है। हिंदी की नई कविता में एक ही भावधारा उपलब्ध है। 50 क्वेश्चन है कि नारी चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति स्त्री लेखिकाएँ ही कर सकती हैं। आर तर्क है कि स्त्री संबंधी सृजनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों अलग हैं। तो सी सही है, ए गलत है और आर सही है। नारी चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति केवल नारी ही करें ऐसा जरूरी नहीं। अनेक पुरुष लेखकों ने भी नारी चेतना को व्यक्त किया है। स्त्री संबंधी सृजनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों अलग हैं।